बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर PMA 154 लॉन्ग कोर्स का जब आप इनिशियल इंटरव्यू देने जाएंगे तो उससे पहले कुछ दो फॉर्म आपसे जो है ना वो फिल करवाए जाएंगे। या तो ये आफ्टर द फिज़िकल जब टेस्ट आपका क्लियर होता है तब आपको दिए जाएंगे, या फिर इंटरव्यू वाले दिन। यहाँ पर ये सारे फॉर्म मैं आपके सामने जो है फिल करूँगा। साइक का फॉर्म होता है और बायोडाटा फॉर्म होता है। जैसे ये यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म है, और उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ तो ये साइक के कुछ क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें 30 सेक्शन है, और इसमें ये केकर तक क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाते हैं। ये ऐसा सेक्शन है इतना सा कि ये ISSB के अंदर आपको रिकमेंड और नॉट रिकमेंड करने की भी वजह बन सकता है, और इनिशियल इंटरव्यू के अंदर भी आपको ये रिकमेंड और नॉट रिकमेंड करने की वजह बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ और मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम सारा कुछ फिल करेंगे वन बाय वन। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा कि आपने ये क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह यहाँ पर फिल करने हैं। और क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो वो आपका ये बायोडाटा फॉर्म सामने रख के इसी में से ही पूछते हैं। 90% इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो जी ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी, लेकिन मैं ये भी फिल करूँगा। और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पर फिल करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपने वन बाय वन किस तरह फिल करने हैं वो यहाँ पर हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हम आपको कुछ इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ ऐसे जिसमें इंग्लिश और उर्दू और कुछ डिफरेंट जो है ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखे होंगे, ताकि आपकी वोकैब अच्छी हो जाए। और आपका लाइव इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा गूगल मीट के थ्रू। उसके बाद अगर हम फ़ी की बात करें, सिर्फ 950 रुपये इसकी फ़ी है, जिसमें आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट होगा। और इसके अलावा आपसे जो बायोडाटा फॉर्म है वो लिख के चेक भी किया जाएगा, ताकि आपको बताया जाए कि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं या नहीं करती। अगर आपने ये कोर्स बाय करना है तो हमारा ये व्हाट्सअप का नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास ये है, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, पहला क्वेश्चन है। मैं सारा आपको फिल करूँगा, लेकिन स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि जो आपके वालिदैन होते हैं वो कुछ ना कुछ तो आपको बचपन से जो है ना वो सिखाते हैं। मैंने चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको सोच सोच के लिखने में। 7-8 घंटे मुझे पूरी वीडियो जो है ना वो पूरा ये फिल करने में लगे हैं। तो चले यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, आप मेरी चीज़ों से जो है ना वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें भी लिख सकते हैं। मैंने जस्ट वैसे आपको जो है ना वो एज अ डेमो के तौर पर चीज़ें लिख के दी है। आई लर्न रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बड़ों के लिए मैंने अपने माँ बाप से सीखा है कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एथिक्स, मॉरल्स, गुड मैनर्स और बैलेंस ऑफ रूटीन। फोकस ऑन द स्टडी, कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, इधर उधर नहीं जाना। हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करना, मतलब अदर हेल्पिंग। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके मेरिट का हिस्सा भी हों। मतलब आपके माँ बाप ने सिखाया और आप अपने मेरिट में ये चीज़ें नहीं लिख रहे, तो मतलब है आपने, आपके वालिदैन ने तो ये सिखाया, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उसके अगेंस्ट गए हैं। तो ये जो चीज़ें आपने लिख रहे हैं ना, ये आपके मेरिट के अंदर भी पता होनी चाहिए कि जो आपको सिखाया गया वाकई वो आपका मेरिट बना है या नहीं बना। हार्ड वर्क हो गया, डिसिप्लिन, बिलीव इन अल्लाह, पेशेंस, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, और सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, लॉयल्टी, कर्ज, ब्रेवरी, बिहेव जेंटली, डिटर्मिनेशन और रेगुलर प्रेयर्स। अब इसमें आप एक चूज़ कर लें, आप 2 लिख लें, जो मर्ज़ी आप लिख लें। मैंने 20 लिख के दी हैं कुछ मेन चीज़ें। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का, अपनी पर्सनैलिटी से जो चीज़ें मैच करेंगी, इसमें से भी उठा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं सिर्फ, आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप इनको रॉन्ग भी कह सकते हो, लेकिन मैं जो है ना मैंने अपने माइंड के मुताबिक लिखी है, आपने अपने माइंड के मुताबिक लिखनी है। मैं जस्ट आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ। पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं ये सारी चीज़ें आपको कह रहा हूँ कि मेरे पे ब्लेम ना कीजिएगा कि आपने ये बताया या ये वो। आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है। मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया यहाँ पर फोकस ऑन स्टडी या हेल्प अदर्स, और वहाँ पर आप कुछ इसके अगेंस्ट लिख रहे हो वैट वगैरह के अंदर, या यहाँ पर मेरिट डीमेरिट के अंदर, तो फिर आप इन चीज़ों से डेविएट कर रहे हो। चलें, अभी पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा आ गया कि योर टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब आप छोटे होते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखें, हर एक इंसान के लाइफ में होती हैं। आप नो भी लिख सकते हो सिंपली, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें ठीक है, मैं फिर भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर मैंने लिखा हुआ है कि टीन एज के अंदर मूडी मेरी प्रॉब्लम थी। मूडी से मुराद है कि आपका जो मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है। आप खुश हैं, फिर आप नाराज़ हो जाते हो, फिर आप गुस्सा हो जाते हो। तो बच्चे अक्सर ऐसे कर जाते हैं ना, वैसे छोटी छोटी बातों पे। तो इस तरह मैंने लिखा है। हालांकि चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ, मैंने टीन एज का लिखा हुआ है। ठीक है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट, हर एक कहीं ना कहीं टीन एज में तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता ही अपने पेरेंट्स पे, ठीक है, या सिबलिंग्स वगैरह पे होता है। टू बी यंगेस्ट, ये एक ने आंसर लिखा हुआ था एक बच्चे ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा
कि बचपन में वो कहता है कि मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा ये थी कि मैं सबसे छोटा था, ठीक है, टू बी यंगेस्ट। सबसे छोटा होना भी, वो कभी कहते हैं कि आप ये काम करो, कभी कहते हैं तो कंट्रोल किया जा रहा होता है एक तरह का। तो ऐसे ही जो है ना वो टू बी यंगेस्ट भी एक अच्छा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है। मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स दैन स्टडी, कुछ बच्चे होते हैं वो सारा दिन खेलों में जो है ना वो वक्त बिताते हैं, स्टडी वगैरह पे या जो मेन चीज़ होती है उस पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ से उनको जो है ना वो बारहा रोकते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। फास्ट ड्राइविंग, नई नई ड्राइविंग सीखते हैं बाइक वगैरह, तो वो उसको बड़ा फास्ट चलाते हैं, तो ये भी एक। इमली ईटिंग, एक लड़के ने लिखा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो इमली खट्टी मीठी होती है कि वो कहता है मैं बहुत खाता होता जिसकी वजह से मेरे दांत वगैरह भी ख़राब हो गए। तो ये भी। नथिंग वगैरह भी आप लिख सकते हो, नो लिख दो, नथिंग वगैरह लिख दो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। आगे जी थर्ड वन हमारे पास है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब इसके अंदर आपने अपना हॉबी या स्पोर्ट का लाजमी जिक्र करना है, ठीक है। आपकी जो हॉबी है, ज़ाहिर है आप हॉबी तो लिख रहे हो, लेकिन बाकी किसी आंसर में आप अपने हॉबी का नाम नहीं ले रहे। तो चीज़ें बंदे को वो वाकई खुश रखती है जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किसके अंदर होता है, उसको हम कहते हैं हॉबी। चले मैं फिर भी यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। कहता है कि आई फील हैप्पी वाइल स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स। आप कह सकते हो कि मैं जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या फ्रेंड्स के साथ तो हैप्पी होता हूँ। कोई भी एक आध चूज़ कर लें, मैं सारी नहीं लिखूंगा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। हॉबीज़, यहाँ पर आपने अपने हॉबी का नाम लिखना है। जब मैं वो करता हूँ, मिसाल के तौर पर जब मैं बुक रीड करता हूँ तो अच्छी बुक्स वगैरह जब मैं ख़त्म करता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। स्पोर्ट्स का नाम लिख सकते हैं, वाइल आई प्लेइंग द क्रिकेट देन आई फील हैप्पी। और डूइंग समथिंग फॉर माई फैमिली, वही आ गया। कंप्लीटिंग डेली टास्क, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। आप अपने छोटे छोटे डेली टास्क करते हो, रूटीन बनाते हो और फिर उसको कंप्लीट करते हो तो आपको खुशी होती है। ये वैसे नेचुरली भी एक फिनोमिनन है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की जब आप मदद करते हो तब आप खुशी फील करते हो। डेली वर्क फॉर माई गोल, आपने कोई गोल सेट किया हो और डेली कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप उसको कंप्लीट करना चाह रहे हो तो भी वो एक खुशी का ही आंसर होता है। डूइंग जिम एक्सरसाइज, अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं, आपने अपने हॉबी वगैरह में लिखा मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो ज़ाहिर है फिर आपको उससे खुशी मिलती है जब वो जो काम आप वो कर रहे होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है वो ये आ रहा है कि डू यू फील पीपल आर ट्रस्ट वर्थी, क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं वो ट्रस्ट वर्थी हैं, क्या उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उन पर एतमाद भरोसा करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी हाँ, और फिर आपका आंसर है, आपको जो लगे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर छोटा सा मैंने आंसर लिखा अपनी तरफ से कि पीपल आर ट्रस्ट वर्थी, पीपल जो है ना वो येस, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मतलब ठीक है वो ट्रस्ट वर्थी हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन आपको ये पता होना चाहिए किस पर्सन पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना। बट आई टेक माई डिसीजन वाइजली, मतलब मैं मेक आ गया या टेक आ गया। कहता है कि मैं ट्रस्ट तो करता हूँ लेकिन मैं जो अपने फैसले करता हूँ ना वो मैं अपनी अक्ल से करता हूँ, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, इसको ये सेंटेंस इसमें एडिशन कर रहा है कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता और हर एक पे नहीं करता। हर एक पे भी यहाँ पर उसने कह दी वेरीज पर्सन टू पर्सन, मैं करता हूँ लेकिन पर्सन टू पर्सन। और लेकिन मैं जो अपने डिसीजंस लेता हूँ ना वो अपने, मतलब ये नहीं है कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया, उसकी बात मान ली और फिर आपने कहा कि भाई मुझे तो इस बंदे ने ये कहा था तो इसलिए मैंने ये जो काम किया ये मेरा गलत है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन डिसीजन आपने अपने खुद से ही लेने होते हैं। अच्छा, ये वाला आपके पास क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वन है कि योर बेस्ट फ्रेंड्स बैड हैबिट, ई नंबर है इरिटेट, मतलब कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो आपके फ्रेंड के आपको इरिटेट करती है, परेशान करती है। इसमें आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना। कुछ लड़कों ने लिखा जी वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, कुछ ने लिखा था वो ड्रग एडिक्शन है, कुछ लोगों ने ये लिखा जी वो गर्ल्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स हैं तो ये हमें इरिटेट करता है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका ये वो। मतलब आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी जो कि पता चले कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी बैड है, कितनी बुरी है और आप भी उसी का पार्ट हो। तो बेसिकली आप एक तरह का बैड हैबिट जो है वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो कि आप किस तरह के फ्रेंड्स में बैठना पसंद करते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर ई का जो ऑप्शन लिखा है वो ये है कि मेरा फ्रेंड जो वो थोड़ा लेज़ी है, लेज़ी में फिर ये डिले इवन इंपॉर्टेंट टास्क, वो टाइम जो है ना टाइम मैनेजमेंट में नहीं, आप मिस मैनेजमेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर नेल बाइटिंग एक लड़के ने लिखा हुआ था, अच्छा लगा जी, वो भी प्रैक्टिकल काम है। च्युइंग गम, तो हमारे पास एक ने लिखा हुआ था कि वो च्युइंग गम जो है ना वो बबल उसको बार बार जो है ना वो सारा दिन खाता रहता था जिसकी वजह से मैं थोड़ा इरिटेट होता हूँ। कमिंग लेट, जहाँ पर भी हमने जाना हो कहीं प्लान वगैरह किया, आप एक आध उठाएं और उसको एक्सप्लेन कर दें। कमिंग लेट लिख के आप जो है ना वो यहाँ पर 2 डॉट लगा के आगे एक्सप्लेन कर दें कि जब भी आपने कोई भी प्लान किया होता है कहीं ट्रैवलिंग वगैरह का, कहीं पर भी विजिटिंग का, तो वो हमेशा लेट आता है, या स्कूल वगैरह या जहाँ पर भी हमने जाना होता है। एग्जैजरेट से मुराद ये होता है कि आपने ना वो लंबी लंबी कोई छोड़ना, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है वो फ़नी में या बातों बातों में कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना। और प्लान कैंसिल, कुछ होते हैं ना
सारे एक बात पे मुत्तफिक होते हैं और बाद में फिर एक लड़का बीच में से निकलता है और वो कहता है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, ये प्लान कैंसिल करो, ये सही नहीं है, इधर नहीं उधर जाते हैं। तो इस तरह मूडी, फिर मैंने वही वर्ड लिख दिया कि उसका मूड चेंज होता है, तो ये भी मुझे इरीटेट करता है। आप अपनी मर्ज़ी से सारे भी मेरे क्रॉस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ये है कि मेरी वीडियो सुनते हुए शायद आपको कोई और याद आ जाए, मतलब ये है ना कि फिर वो थोड़ा सा आपस में मैच कर रही होती हैं चीज़ें, तो आपको अच्छे से जो है ना वो गाइडलाइन एक तरह की मिल रही है। आगे जी हमारे पास आ गया, डू यू हैव एनी स्पेशल फियर। बड़ी यहाँ पर जो है ना वो अजीब से लोग बातें लिखते हैं। कुछ कहते हैं जी मैं अंधेरे से डरता हूँ, नाइट लिख देता हूँ, डार्क लिख देते हैं। कुछ कहते हैं मैं कब्रिस्तान से डरता हूँ, और कुछ कहते हैं कुछ लिखते हैं बड़े अजीब से, कुछ कहते हैं अल्लाह से डरता हूँ। यार ये वो बात नहीं है अल्लाह वगैरह वाली बात या कब्रिस्तान वाली। डू यू हैव एनी स्पेशल फियर को जो आपने चीज़ें लेके जानी हैं वो किस तरह मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसमें से पिक कर सकते हैं। तो येस अबाउट माई हेल्थ, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा हेल्थ, उसको एक्सप्लेन किया। दैट्स वाई आई केयर अबाउट माई डाइट, स्लीपिंग रूटीन एट्सेट्रा। अब आपने यहाँ पर एक रास्ता भी दे दिया कि मुझे ये एक चीज़ का जो है ना वो डर है कि मेरी कहीं हेल्थ ख़राब ना हो या सेहत, और सेहत जो है ना वो एक तरह की हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। और यहाँ पर मैं इसलिए अपनी डाइट वगैरह, स्लीपिंग और ये सारी कुछ रूटीन, मैं अब आपको जो बता रहा था कि अगर आपने ये चीज़ें लिख दी स्लीपिंग रूटीन, और यहाँ पर आपने अपना डीमेरिट लिख दिया कि मैं तो बड़ा लेज़ी हूँ, ठीक है, तो फिर भाई आपने ये जो ऊपर क्वेश्चन का आंसर लिखा है ना, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में क्या अपोजिट हो रहे हैं। तो डीमेरिट भी फिर आपने समझ के ऊपर वाले जो क्वेश्चन फिल किए हैं उसके हिसाब से मेरिट और डीमेरिट आपने सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर पर्सनैलिटी आपकी ब्रेवरी है और यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बुज़दिल की शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो आप बड़े डिसिप्लिन बने हुए और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो काम को। तो ऐसा कुछ नहीं करना, यही तो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ बार बार कि आपने जहाँ ये चीज़ें लिखी हैं वहाँ पर इसको इसके साथ मैच करना है। खैर आगे मतलब 2 नंबर पर आप लिख सकते हो येस अबाउट माय फैमिली। कुछ लोग कहते हैं जी मैं अपनी फैमिली के हवाले से जो ना डर फील करता हूँ। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेरेंट्स के हवाले से, सिबलिंग्स के हवाले से मैं उनको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता, ये वैसे नेचुरल जो है ना वो चीज़ है। आगे आप सिंपली नो भी लिख सकते हैं। या फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट से मुराद है कि आपको डर है कि मैं किसी की मतलब वो होता है ना कि बेइज्जत ना कर दूँ, तो आपने आगे फिर एक्सप्लेन करना है कि इसलिए मैं हर एक से हम्बल काइंडनेस जो है ना वो शो करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करता हूँ हर एक से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी की ये ना हो कि मैं दिल जोई कर दूँ। तो ये वाला आप आगे एक्सप्लेन करेंगे, अकेला नहीं लिखेंगे, ये एक्सप्लेन वाले हैं। फियर ऑफ आइसोलेशन, आप अगर सोशलाइज्ड हैं तो आप ये लिख सकते हो कि मैं आइसोलेशन के डर से, मैं लोगों से, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे एक आइसोलेशन का फियर है, तो इसलिए मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, फ्रेंडशिप करता हूँ, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेबिलिटी है मेरे अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे अंदर, तो आप ये फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फियर ऑफ अनप्रीपेयर्डनेस, आप इसमें आप लिख सकते हो कि मैं ये डरता हूँ कि मैं किसी काम के लिए अनप्रीपेयर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा प्रीपेयर्ड रहता हूँ, हमेशा मैं चीज़ों को जो है ना वो नोट डाउन करता रहता हूँ और अपना काम वक्त पे करता हूँ ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अपोजिट चीज़ें हैं, आप इनका जो है ना वो उसको यूँ कह लें सिनोनिम वाला हिसाब है, आपने इसको एक्सप्लेन करना पॉजिटिव वे के साथ। फियर ऑफ लेटिंग अदर्स डाउन, आप कहते हो कि मैं ये ना हो कि किसी को नीचा ना दिखाऊं, तो इसलिए मैं उनसे जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट से उनको इज़्ज़त देता हूं और उनके साथ हेल्पिंग, मतलब उनकी हेल्प करता हूं हर काम में, तो सोशलाइज रहता हूं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी आगे शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लिख सकते हैं या अपनी तरफ से जो है ना वो लिख सकते हैं। मैंने वैसे ही बस आपको जो है ना वो दिखा दिया। आगे हमारे पास है जी वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। देखें यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं CSP ऑफिसर, कुछ कहेंगे कि मैं एक काम या बिजनेसमैन अपने आप को देखना चाहता हूँ, कोई कुछ कहेंगे कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो कुछ पायलट वगैरह। तो भाई आप आर्मी में क्या लेने जा रहे हो, छनकना लेने जा रहे हो, सॉरी, लेकिन ये है कि आप आर्मी में फिर क्या लेने जा रहे हो। अगर आपका 5 साल बाद का ड्रीम ही कुछ हो रहा है, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आप कोई क्रिप्टो वगैरह के आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आर्मी से अगर वो बात हट के है तो फिर आप इधर क्या कर लेने आ रहे हो। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हो, आपने उसकी बात करनी है कि मैं यहाँ पर 5 साल अपने आप को किस तरह, आपने ये भी नहीं कहना मैं कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, ये फ़लाँ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने कहीं पर भी पॉइंट आउट नहीं करना किसी ऑफिसर का या ये वो, कोई एक चीज़ नहीं, जेनेरिक फॉर्म में, जेनेरिक फॉर्म के अंदर आपके एथिक्स, मैनर्स, मोरल्स और इंटेग्रिटी आ जाती है, आपने उनको हिट करना है। समझ आ रही है? चलें जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन 5 years आई सी माई सेल्फ हैविंग टेकन ऑन सिग्निफिकेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग जूनियर ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स।
अब देखिए मैंने जनरल फॉर्म में कहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक लीडर जो है ना, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एक सिग्निफिकेंट होंगी, और मैं गाइड करूँगा, मॉनिटर करूँगा अपने जूनियर ऑफिसर्स को और सोल्जर के साथ, और ये सारी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अपने बिल्कुल ईमानदारी से इसको निभाऊँगा। ये एक जनरल फॉर्म है। आप आगे गेनिंग एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं जितने भी वहाँ पर जो भी काम हुआ होगा उसके एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सटेंसिव फॉर्म के अंदर मेरे पास होगा 5 साल तक। ज़ाहिर है आप 5 साल अगर सर्व करते तो आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ों का आ जाता है ना। कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, मैं पाकिस्तान की जो कौमी सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर बड़ा एक ना अहम किरदार अदा करूँगा, उसके हवाले से मैं अपना काम करूँगा। आप पाकिस्तान पूरी नेशन की बात कर रहे हो। मास्टरिंग इन लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़, तो मिलिट्री के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होंगी लेटेस्ट, आप उनके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, मैंने सारा वैसे आर्मी के रिलेटेड लिखा है, आप इसके जनरल यूनिफॉर्म एन ऑनेस्ट ऑफिसर लिख सकते हो या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको जो चीज़ों से अवॉइड करने का कह रहा हूँ वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा जो है ना वो हिट नहीं करना किसी चीज़ को भी डायरेक्टली। खैर आगे हम चलते हैं, हमारे पास आ गया जी हैव यू एवर टेकन एडवांटेज ऑफ समवन, आपने कभी किसी का फ़ायदा उठाया। अब बड़े उठा कहते हैं जी नहीं नहीं मैं भला ऐसा कर सकता हूँ, मैंने तो कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। तो आप एडवांटेज के वर्ड को ही नेगेटिव मीनिंग के अंदर ले रहे हैं। आपका एडवांटेज ऑफ समवन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को धोखे से यूज़ किया और फिर फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है किसी कागज़ की तरह। तो एडवांटेज से मुराद है आपने किसी से कोई काम लिया, किसी से भी। अब चलें मैं इसका आंसर यहाँ पर जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो आंसर है कि येस आई हैव टेकन एडवांटेज ऑफ माई एल्डर्स, मैंने अपने बड़ों से जो है ना वो फ़ायदे उठाए हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे तो इसलिए मैंने उनका फ़ायदा उठाया। आप इस तरह भी लिख सकते हो। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड व्हेन यू गेट क्रिटिसिज्म, जब आप पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कोई आप पे तनकीद करता है तो आप इसको किस तरह हैंडल करते हो। इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना, ये जहन में रखिएगा, ये बड़ा मेन पॉइंट है। आई लिसन देम केयरफुली, एक स्टेप हो गया। स्टे काम, 2 स्टेप हो गए। मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूँ, आराम से, बिल्कुल सुकून से, काम। थैंक देम फॉर क्रिटिसिज्म, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे तनकीद की, मेरे साथ मुझ पे तनकीद की। एंड ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, यहाँ पर आपने रिस्पॉन्स दे दिया, वे फॉरवर्ड एंड द कंक्लूजन ये है कि आप ये सारा कुछ करने के बाद क्या करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो। ठीक है, और हक भी यही होना चाहिए कि बंदे को आगे से लड़ने झड़ने की जगह उसको तू मैं की जगह, या उसको कहो कि आप मैंने देखा कि तुम भी कितने हाजी नमाजी हो, तो ऐसा कुछ बोलने की बजाय आपने क्या करना है, ट्राई टू बेस्ट इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड आफ्टर दैट, आप ये वर्ड ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने आगे वे फॉरवर्ड बताया। आफ्टर दैट आई फॉलो अप टू रिसीव फर्दर फीडबैक, मतलब मैं सारा कुछ करने के बाद, इंप्रूव करने के बाद मैं फिर फर्दर फीडबैक भी ट्राई करूँगा कि क्या मैं वाकई मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं या अभी वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये आपने यहाँ पर, और जी यहाँ पर हु इन योर लाइफ कैन यू रियली डिपेंड ऑन, भाई लड़के बड़े अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि भाई मैं तो किसी पे डिपेंड नहीं करूँ, मैं तो बड़ा सियाना बंदा हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंसान हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं जाके ना स्टेबल जो अपने डिपेंड करते अपने पेरेंट्स पे। चले, आई कैन रियली डिपेंड ऑन माई फैमिली, पर्टिकुलरली माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, दे हैव ऑलवेज बिन माई अनवेवरिंग सपोर्ट सिस्टम। देखें वो कहता है मैं अपनी फैमिली पे जो है ना वो डिपेंड करता हूँ, क्योंकि आपको लाजमी नहीं है कि आप पॉकेट मनी की वजह से डिपेंड करते हो, आपको उनसे जो है ना वो एक तरह का लव चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक क्लैप चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और वैसे भी फैमिली ही होती है मेन चीज़ लाइफ के अंदर। ये तो आप टीन एज के अंदर या जो है ना वो बिफोर द मैच्योरिटी बातें करते हो ना, मैं किसी के लिए जान दे दूँगा, अपने माँ बाप को छोड़ दूँगा, ये बस जज्बाती चीज़ें होती हैं। हकीकत में जो असल चीज़ होती है ना वो ये आपकी फैमिली ही है। बाकी आने जाने वाले हमेशा आते जाते रहेंगे, तो उनके लिए आप इतना जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर इतने जज्बाती नहीं होते, इम्पेशियस नहीं होते। दे हैव ऑलवेज बिन माई अनवेवरिंग सपोर्ट सिस्टम, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड द एनकरेजमेंट इन एवरी चैलेंजिंग सिचुएशन। आपने कहा कि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड करता हूँ, आगे अपने रीज़न लिखी है कि मैं डिपेंड क्यों करता हूँ। क्या आप फाइनेंशियली भी डिपेंड करना लिख सकते थे, आप उसको सिर्फ लव के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर कि वो सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं, मेरे लिए हौसला है, इनकरेजमेंट है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर। या आप सिंपली नो भी लिख सकते हैं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं कहूँगा कि आप हमें मतलब ना एक अच्छा सा आंसर दिया करें। नो और यस, नो इस तरह ही होता है कि आप किसी की बात को सुनते नहीं है, या आप आंसर नहीं देना चाहते, या आपको आंसर देना आता नहीं है, तो आप सिंपली नो का सहारा ले रहे हो। नो के आगे भी एक्सप्लेनेशन वैसे होनी चाहिए। जब खैर सम ऑफ फाइनेंशियली या डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, इतना सा सिंपल सा भी आप लिख सकते हो।
आगे हमारे पास के वाला है जी। के वाले कहते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग एनी इंसिडेंट ऑफ कंसर्न इन योर लाइफ दैट हैज़ अफेक्टेड योर पर्सनालिटी एंड यू वुड लाइक टू शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है लाइफ के अंदर जिसने आपकी पर्सनालिटी पे काफ़ी गहरी छाप छोड़ी पर्सनालिटी पे, क्या आप इंटरव्यू के अंदर वो शेयर करना चाहते हैं? तो मैं तो इसको सिंपली नो कर दूंगा। तो ये हमारे पास हो गया जी सेक्शन नंबर ये वाला। आगे अब हम जो है ना वो यहाँ पर मेरिट और डीमेरिट फिल करते हैं। आप एक एक या दो दो लिख सकते हैं, अगर एक लिखे तो सेंटेंस की फॉर्म में लिखिएगा, या तीन तीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक लिखता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये जो मेरिट और डीमेरिट लिखेंगे, ये ऊपर वाले जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे इनके साथ इनका मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कुछ मेरिट आपके लग रहे हैं, नीचे पता चल रहा है, तो ये मेरिट यहाँ पर भी होने चाहिए। अगर डीमेरिट कुछ यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो वो यहाँ पर भी होने चाहिए। ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो मेरिट इधर डीमेरिट बनाओ और इधर का डीमेरिट इधर मेरिट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपका। मिसाल के तौर पर मैं सेल्फ़ के बारे में एक मेरिट लिखता हूँ, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता कि फिर स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरा कॉपी करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी आर्टिफिशियल बन जाती है। चले मैं यहाँ पर जो लिखता हूँ ना वो लिखता हूँ जी अडेप्टबिलिटी। यहाँ पर अडेप्टबिलिटी का शायद आपको जो है ना वो ज़्यादातर अंदाज़ा हो इसका क्या मतलब बनता है। इसका मतलब ये बनता है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाते हो, चाहे वो वेदर के हवाले से हो या चाहे कंडीशन के हवाले से हो। मिसाल के तौर पर आर्मी के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा जगह पर पोस्टिंग होती है, तो अगर आपके अंदर ये है ना क्वालिटी कि आप माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाते हो इजीली, किसी किस्म का वेदर हो या किसी किस्म के आपके साथ जो है ना वो सोल्जर वगैरह हों या ऑफिसर्स हों, तो आप उनके साथ जो है ना वो बेसिकली घुल मिल जाते हो, तो वो बहुत अच्छी जो है ना वो। डी मेरिट्स के अंदर आप यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि डिफ़िकल्ट, मैं और तरह के लिख रहा हूँ, आप और तरह के लिख सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू से नो, मतलब ना कहना जो है ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस चीज़ को डी मेरिट के तौर पर लोगों ने एक एक ये पूरे सेंटेंस में पूरी पूरी बुक लिखी हुई। डेल कार्नेगी ने भी इस पे बुक लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो उसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मांगने आ जाता है तो आप उसको नो नहीं कह पाते। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा है कि आप इतनी जल्दी मना नहीं कर पाते और जो है ना वो आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है, तो जिसकी वजह से आप अपने घर में या अपनी ज़ात के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात कर बैठते हैं। तो ये जो है ना ये वाकई ही एक डीमेरिट है, लेकिन हकीकत के अंदर आर्मी के अंदर ये एक आपका मेरिट होता है। आर्मी के अंदर तो फिर यह सारी चलता है। तो मैं डीमेरिट वैसे वो लिखूँगा जो हकीकत में आपके क्या होंगे, वो मेरिट होंगे, लेकिन वो यहाँ पर डीमेरिट होंगे। ठीक हो गया। पेरेंट्स के लिहाज से अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो मुझे जो सबसे अच्छा मेरिट लगता है वो रिस्पेक्टफुल होना है, ठीक है। बाकी आप जो मर्ज़ी लिख दें, रिस्पेक्टफुल होना है। और यहाँ पर अगर मैं डीमेरिट लिखूँ तो पेरेंट्स मेरे कहते हैं कि मैं रिज़र्व्ड हूँ। रिज़र्व्ड का मतलब आपको शायद पता है। रिज़र्व्ड का मतलब होता है कि कोई भी बात जो है वो आप अपने दिल में रखते हो, किसी से शेयर नहीं करते। तो पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा जो है ना वो हमसे अपनी बातें नहीं बताता, अपने अंदर ही रखता है, घुट घुट के परेशान रहता है, ये वो या कुछ भी कह सकते हो। रिज़र्व्ड का मतलब होता है कि आप किसी के साथ इतना खुलते नहीं हो, तो इसलिए फिर मैंने रिज़र्व लिख दिया। उसके बाद जी यहाँ पर रिस्पेक्टफुल ये रिज़र्व वगैरह। अच्छा ये जो है ये आपके पेरेंट्स की नहीं है, मेरिट और डीमेरिट आपके पेरेंट्स के नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की नज़र में आपके मेरिट और डीमेरिट है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स से पूछे कि आपका बेटा जो है उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बताएं, तो वो ये बताएंगे, ठीक है। आप कौन होते हो कि पेरेंट्स के मेरिट और डीमेरिट बताने वाले? तो इसलिए बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड का मेरिट और डीमेरिट नहीं बताना, आपने बेस्ट फ्रेंड की नज़र में जो आपके बारे में वो समझता है कि ये मेरा इसका मेरिट है मेरे दोस्त का, तो वो यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कोऑपरेटिव लिख सकते हो या हेल्पिंग लिख सकते हो। मैं हेल्पिंग का वर्ड जो है ना वो लिख देता हूँ, तो आप ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्त कहता है कि आप एक सीरियस किस्म के इंसान हो, ये आपने इस बात के ज़हन में रखना, डीमेरिट। अच्छा रिजर्व्ड और सीरियस ये एक तरह के बिल्कुल मैच कर रहे हैं आपस में ना, सीरियस और रिजर्व्ड मैच कर रहे हैं कि आप किसी को बात बताते नहीं। तो वो इस तरह सीरियस वाले जो इंसान होते हैं ना वो अक्सर अपनी दिल की बातें नहीं बताते, क्योंकि वो चुप चुप रहते हैं, अपनी बातें अपने अंदर रखते हैं। जो हर वक्त हंसते रहते हैं ना और वो लाफिंग वगैरह वाला, वो रिजर्व नहीं होते, वो अपनी बातें फिर खोल खोल के बयान करते हैं और उसका अपना अपना मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सीरियस आपने अगर लिख दिया और इंटरव्यू के दौरान जो ना आपने उन्होंने आपसे पूछा कि आपको जो ना क्या जोक्स पसंद है, आपको जोक्स आते हैं, आप भाई ऊंची ऊंची हंसने लग गए, जोक्स सुनाने लग गए वहाँ पर, तो और यहाँ पर आपने लिखा हुआ था मैं एक बड़ा सीरियस इंसान, और वहाँ पर तो आपने अपनी लंका लगा दी ना। तो इसलिए आपने इसको इस वाली चीज़ों से और अपनी पर्सनैलिटी से मैच करके लिखना है। सिबलिंग्स के बारे में, मतलब आपके सिबलिंग्स क्या कहते हैं, चलो मैं एक अच्छा वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, कोऑपरेटिव है आपके सिबलिंग्स। वैसे भी बहन भाई यही चाहते हैं ना कि आप उनसे कोऑपरेट करें हर तरह के। और एक मैं वर्ड लिखता हूँ जो कि कहते हैं नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पर इस पर जो ना
वो परिस्थिति में मैं लिख देता हूँ। एंग्री मतलब अपने बहन भाइयों के साथ आप एंगर करते हो, गुस्सा वगैरह करते हो, जाहिर है। लेकिन जब ये मेरा इनिशियल इंटरव्यू हुआ था ना, तो मैंने ये डीमेरिट बताया था अपना। तो मुझे उन्होंने कहा था कि बेटा ये आपका मेरिट है, ये आपका डीमेरिट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बहन भाइयों को इसलिए डांटते हो जब वो कोई गलत काम करते हैं या कोई ऐसा वैसा काम करते हैं। मैंने कहा जी सर। तो कहता बेटा ये आपका एक तरह का आप अवेयरनेस रखते हो उनके बारे में, तो ये आपका मेरिट है, डीमेरिट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए डीमेरिट के अंदर भी लिख रहा हूँ कि हकीकत में आपके मेरिट्स हैं, लेकिन मैं डीमेरिट। अच्छा ये हो गया। आप मेरी ये सारी चीज़ों पे डिसएग्री कर सकते हो, इस पे आप क्रॉस लगा सकते हो। मैंने बस आपको हेल्प कर रहा हूँ और फ्री में हेल्प है। अगर पिक कर लो तो ठीक है, ना करो तो कोई मसला नहीं किसी किस्म का। बाकी प्रीवियस कैंडिडेट आप अपना जो प्रीवियस बैचेस का एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपने पहले पीएम में, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ पीएम में आप 152 के अंदर गए थे, वहाँ पर लिखेंगे ASNRC कौन सा था आपका, लाहौर के अंदर जो है था रिक्रूटमेंट सेंटर, रिजल्ट क्या था, फेल इन इनिशियल टेस्ट। तो इस तरह आपने जो है ना वो लिख देना है अपना, अगर प्रीवियस आपका कोई है तो ये 3 ही है, थ्राइस फेलियर ही होता है। उसके बाद आगे ये ISSB का है, तो ISSB से अगर आप पहले ISSB किसी कोर्स की दे चुके हो और सेंटर आपका कौन सा गुजरांवाला या जो भी है, रिज़ल्ट आपका क्या हुआ, आप रिकमेंड हुए, नोट रिकमेंड हुए, तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वही कहता है कि जितनी भी जो है ना वो यहाँ पर, ये वैसे मैं नो ही लिखूँगा अगर है, क्योंकि अगर तो मेडिकली अनफिट हैं आप किसी भी CMB या AMB से, तो मेडिकल बोर्ड वगैरह से, तो फिर आप यहाँ पर यस लिखेंगे। और उसके बाद जी यहाँ पर बाकी नीचे आ जाता है। वैसे मेरा तो ये यहाँ यस लिखना ही बनता है, मैं मेडिकली अनफिट हूँ। इट इज़ सर्टिफाइड दैट अबव मेंशन पर्टिकुलर आर करेक्ट। और यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आपने जो जो ऊपर डेटा जो है ना वो प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है। मैं वैसे बस ऐसे ही कर देता हूँ। डेट वगैरह आप जब फिल कर रहे होगे तो आपने वो डेट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर देनी। अच्छा ये हो गया चीज़ें, अब आपने कर दी। ये बायोडाटा फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने अपनी जो है वो पिक्चर लगानी है। कोर्स आपका जैसे भी जो भी है 154 का कोर्स है, तो यहाँ पर 154 आप PM में लिखोगे। और उसके बाद जी आपने अपना एप्लीकेंट आईडी, जो आपके रोल नंबर स्लिप है वहाँ पर एप्लीकेंट आईडी और वहीं पर रोल नंबर आपका लिखा हुआ था वाज़ेह तौर पर। कोई नेम आप जो है ना वो यहाँ पर चले, मैं एक डमी जो है ना वो नेम याफिस गोहर लिख देता हूँ यहाँ पर एक नेम, ठीक है। और मैं थोड़ा सा दूर बैठा तो इसलिए कोई इतनी अच्छी जो है ना वो राइटिंग मेरी नहीं है। CNIC जो है ना वो आपने यहाँ पर कोई भी डमी फिल कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डमी जो है ना वो CNIC फिल कर रहा हूँ। अपना जो आपका CNIC होगा वो आपने फिल कर देना। कैंडिडेट जो प्रेजेंट स्टेटस है, आपका प्रोफेशन क्या है, मिसाल के तौर पर ज़्यादातर तो यही होंगे ना, स्टूडेंट ही होंगे, और आप थोड़ा अंबानी थोड़े होंगे, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपका ID कार्ड पर लिखा होगा आपने वो लिखना। मैं यहाँ पर वैसे नहीं लिख देता हूँ, आपका वहाँ पर मार्क लिखा होगा। फादर नेम जो है ना वो यहाँ पर जैसे याफिस गोर है, इनके फादर का नेम जो है ना वो, मैं एक डमी है मैं अपनी तरफ से, तो चलें यहाँ पर मैं ना इसको कर देता हूँ सिकंदर गोर, ठीक है। तो आपने भी ऐसे अपना नेम, अपने फादर का नेम लिख देना है सिकंदर गोहर। फादर का जो प्रोफेशन है विद डेजिग्नेशन से मुराद होता है कि अगर उनका कोई भी जॉब करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी फॉर्म कंपनी के अंदर, क्या वो यहाँ पर मैनेजर हैं, असिस्टेंट वगैरह हैं, तो आपने डेजिग्नेशन भी विद यहाँ पर ना मार्क करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैसे लिख देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो भी, तो यहाँ पर आगे उनकी जो डेजिग्नेशन है वो मैं किस तरह लिखूँगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी टीचर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हेड मास्टर है, प्रोफेसर है, जो भी लिखें। इफ़ रिटायर्ड फ्रॉम एन आर्मी, तो यहाँ पर आपने वो लिखना है, तो इसको जो है ना वो छोड़ दें, क्योंकि अगर रिटायर्ड नहीं है तो फिर नहीं है। मदर का जो नेम वो क्या है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। चलें जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमान गौहर। तो आपने ऐसे ही मदर का नेम लिख देना है। मदर्स जो है ऑक्यूपेशन उनका क्या है, हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर मैं जो है ना वो हाउस वाइफ लिख देता हूँ। अच्छा आपने करना कुछ यूँ है कि इस फॉर्म की 2-3 फोटोकॉपीज़ करवा लेनी है और उसको ऐसे फिल करना है आपने अच्छे से। मंथली जो इनकम है वो आपकी कितनी है, जो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है ना वो जितनी भी यहाँ पर आ रही है, चलें जी, ये वैसे मैंने लिख दिया ऐसे डमी की तरफ। फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका जॉइंट है या न्यूक्लियर। जॉइंट से मुराद होता है कि आपके जो अंकल हैं, कोई अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसा मतलब ना, अगर जॉइंट से मुराद होता है कि 2-3 जनरेशन आपके साथ रह रही हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हो गए। और उसके बाद ये चाचा मामा है जो भी है। न्यूक्लियर से मुराद होता है कि आप हैं और साथ में आपके पेरेंट्स और जो भी सिबलिंग्स वगैरह हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स 15 ही क्यों हैं, तो हैं वो न्यूक्लियर, मतलब जनरेशन एक ही है। जॉइंट से मुराद है कि डिफरेंट जनरेशन्स। आर यू पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, येस और नो, ठीक है, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो साथ रह रहे हैं, डाइवोर्स हो चुका है या सेपरेटेड हो, सेपरेशन है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
इफ़ नो देन द मेंशन द रीज़न, ठीक है, तो फिर आपने रीज़न मेंशन करनी है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, अगर आपको घरेलू कोई भी मसला है, किसी किस्म का डेब्ट का इशू है, कर्जे वगैरह का इशू है, या कोई भी इस तरह का इशू है, तो वो यहाँ पर आप जो है ना वो मेंशन करेंगे। रिलीजन जो है ना वो आपका कौन सा है जी, वो यहाँ पर सारी माइनॉरिटीज़ भी क्योंकि पीएमए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो अपना रिलीजन लिखिएगा। सेक्ट आप जो भी सुन्नी हैं, देवबंद हैं, वहाबी जो भी हैं आप, वो आप जो है ना वो लिखते जाइएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद ये हमारे पास प्लेस ऑफ बर्थ आपने कहाँ पर जो ना वो जिस भी सिटी वगैरह से हो, चलें जी लाहौर लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाए रूरल है, मतलब देहात से हैं या शहर से हैं, तो यहाँ पर आपने वो हिसाब से लिख देना है। तहसील आपकी जो है ना वो जो भी बनती है आपने जैनुन लिखनी है। उसके बाद ये आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। और सेकंड वन आगे प्रोविंस जो है ना वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, वो कौन सा है, आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट चाहे डोमिसाइल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आगे आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो जैसे हमारे पास मैट्रिक है या ओ लेवल है, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपने लिख दिए, ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे वो आपने लिख दिए, और परसेंटेज कितनी बनी है वो लिख दिया। 2000 तकरीबन मैं कर देता हूँ यहाँ पर जी चलें जी 21 कर देते हैं, 2021 कर देते हैं, तो जो भी आपका बने। इसी तरह FA यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, पीएमए के अंदर FA वाले, FSC, ICAM, ICS और ये सारे BCom D A लेवल वगैरह ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो FA FSC किया हुआ है, बाकी बिल्कुल आपने इसी तरह फिल करते जाना है, और आगे और भी जो क्वालिफिकेशन होगी सारी करनी है। अदर्स के अंदर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है वो भी आप कर दें, कोई भी डिस्टिंक्शन है आपकी वो आप लिख दें। स्कूल का जो नेम है वो आपने अपने स्कूल का यहाँ पर टोटल जो है ना वो नेम लिख देना। मैं यहाँ पर वैसे ही एज अ डमी के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल लिख देता हूँ। नेम ऑफ द कॉलेज वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका होगा। परमानेंट एड्रेस जो आपका ID कार्ड पे लिखा होता है ना वो आपने लिख देना है। और उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है ना वो आपका जो भी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मॉडल टाउन में लाहौर में मैं एज ए डमी, तो आपने पोस्टल एड्रेस मॉडल टाउन लाहौर ये वो जो आगे नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। कॉन्टैक्ट के नंबर के अंदर जो है ना वो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है जैसे, और वो लिखना है जिसको आप कॉल रिसीव कर सके जिस पे, ठीक है। लैंडलाइन अगर नंबर है तो वो लिख दें। ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप लिख दें, वैसे लिखनी चाहिए। हॉबीज़ यहाँ पर आपने 3 लाजमी लिखने हैं। मेरी जो हॉबी है मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरी जो है हॉबी एक तो वो फुटबॉल प्लेइंग है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने ये 3 हॉबी जिनकी नहीं है भाई वो भी इधर उधर से पकड़ के लिख दें, लेकिन आपकी हॉबी होनी चाहिए। ये बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ आपने लाजमी लिखनी है। एक मेरी ये हॉबी है, एक मेरी है जी ट्रैवलिंग है, मतलब मैं विजिटिंग वगैरह करता रहता हूँ डिफरेंट प्लेसेस। एक मेरी स्विमिंग है। तो ये वाली मेरी हॉबीज़ है, आप अपनी जो है वो देख लीजिएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी। फैमिली साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो है ना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम से मुराद होता है कोई भी आपको फैमिली डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का शिकार है या किसी किस्म का, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी कि भी हमारी फैमिली के अंदर सारों के जो सर के बाल है ना वो उसमें से कुछ कुछ वाइट है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती हैं कुछ, वो आपने लिखनी है। अगर हैं तो हमारे यहाँ नहीं है, सारे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी वाले ही हैं। तो ये हमारा फॉर्म हो गया जी फिल, एक तो ये आपके सामने है। दूसरा फॉर्म आपका ये हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म मैंने फिल किया, हो सकता है आपको ये फिजिकल टेस्ट के अंदर आपने फिल कर चुके हों, हो सकता है आपको इंटरव्यू वाले दिन ये मिले, ठीक है, ये डिपेंड करता है। बाकी ये फॉर्म दे ना दे मुझे नहीं पता इस चीज़ का। कोर्स नेम भी प्रीलिमिनरी सेक्शन एट ASNRC फॉर कमीशन इन द आर्मी, अगर PMA लॉन्ग कोर्स लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये ईजी से हम इसको फिल कर सकें। चले जी, कोर्स नेम वही आ गया हमारे पास, 154 है PMA, वो आपने लिख दिया यहाँ पर। आगे रोल नंबर स्लिप, जो रोल नंबर स्लिप पे आपका रोल नंबर होगा। नेम इन ब्लॉक लेटर्स एज गिवन इन द मैट्रिक सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंटेड नेम है उसको आपने ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर जो ना वो लिखना है। वो किस तरह लिखना है, जैसे मैंने याफिस लिखा था तो मैं YAFIS याफिस, और गोहर HAR, तो ये इस तरह लिख देते। फादर्स नेम इन फुल, तो वही आपने फादर का नेम जो हमने सिकंदर गौर लिखा था। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने अभी लिखी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेस्टिमोनियल टू बी अटैच्ड, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपकी वो अभी हमने फिल किया, तो यहाँ पर ये इस तरह के भी आपको दे सकते हैं। तो आपने वो मैट्रिक वगैरह डिवीजन कौन सी आई थी और किस आपने, इसके अंदर वैसे ना आपको यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स लिख रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर FSC की चले फिल करता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स थे हमारे पास मिसाल के तौर पर 868 लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स फिर आपने लिख देने हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएंगे, इसको छोड़ दें डिवीजन को। टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पर आपने जो है ना वो अपनी
परसेंटेज भी साथ में लिख देनी है। परसेंटेज आपकी कितनी बनी है, चलें 80% लिख देते हैं। अब ये 3 चीज़ें आपने लिख दी। यहाँ पर आपका जो भी 2000 हमारे पास आ गया जी 23 लिख देते हैं। तो ये वाला आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये मिलता है इसको फॉलो करना है, ये ऊपर वाले के, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। आगे अगर हम बात करें जी आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तान है। मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल है, ज़ाहिर मैरिट तो अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो एज अ सिविलियन कर रहे हैं। नेशनैलिटी जो है वो हमारी कौन सी है, वो पाकिस्तान है। और उसके अलावा बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं, प्रोविंस ऑफ द डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का ना, डोमिसाइल का जो प्रोविंस है वो कौन सा है, तो पंजाब है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ डोमिसाइल बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ज़ाहिर बनेगा तो वही है जहाँ से आप हैं, तो इसलिए आपने डायरेक्टली लिख देना। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो मैंने आपको बताया कि आपने अपना असल जो डाक खाना है वहाँ पर जो जहाँ से आपने ये सारी चीज़ें रिसीव कर सकते हैं इजीली, वो यहाँ पर आपने लिख देना। आई क्लेरिफाई दैट आई वॉज नॉट प्रीवियसली डिवाइस रिजेक्टेड, मतलब आप स्क्रीन आउट खैर ख़त्म हो गया तो ISSB से नोट रिकमेंड तो नहीं हुए, कहीं मेडिकली अनफिट तो नहीं हुए, कहीं भी किसी भी सर्विसेज वगैरह से आपको डिसमिस तो नहीं किया जाए किसी पॉलिसी की वायलेशन की वजह से। दैट आई डिड नॉट अपीयर इन एनी सिलेक्शन सेंटर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक हो गया। CNIC नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर हमने सब पहले कर लिया, सिग्नेचर वगैरह हो गए हैं हमारे, डेट वगैरह मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो है ना वो हमारे पास इसको छोड़ देंगे, आपका नहीं है। ये कुछ और चीज़ें आ गई हैं, वही है क्लोज रिलेटिव अब्रोड। आपका कोई बाहर की कंट्री के अंदर कोई करीबी रिश्तेदार रहता है, क्लोज रिलेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। किसी बेली सजन का नहीं लिखना, रिलेटिव का लिखना, नेम उनका और कौन सी कंट्री में। तो 4 लोगों के आप मिनिमम नेम लिख सकते हैं, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम आप एक बंदे का लिख सकते हैं। एक भी नहीं है तो कोई नहीं, आप नो लिख दें, कोई मसला नहीं यहाँ पर। उसके बाद एनी शहीद इन योर फैमिली, अगर कोई है तो आपने फैमिली का लिखना है। मैं वही बता रहा हूँ कि दोस्त वगैरह फैमिली के अंदर नहीं आते। डिटेल, प्लेस ऑफ शहादत, ईयर ऑफ शहादत। एनी रिलेटिव सर्विंग एट एनी ISSB, आर्मी के अंदर सर्व करना और होता है, ISSB सेंटर के अंदर डायरेक्टली वो कोई सर्व करता है, कुछ GTO हैं, साइक हैं, या कोई भी प्रेसिडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट है, वो आपने यहाँ पर लिखना है कि कौन सा ISSB का, गुजरांवाला, मलेर वगैरह जहाँ पर भी हैं। आर यू आ स्मोकर, येस आर नो। अब यहाँ पर स्मोकिंग के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि आप स्मोकिंग करते हो, या येस आर नो है। तो यहाँ पर भी अगर आप करते हो तो आप येस कर सकते हो, अगर नहीं करते तो नो है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर इफ आपने यस कर दिया तो फिर आपसे पूछते हैं कि आपने भाई कितनी सिगरेट्स जो पीते हैं, तो अगर आप इस पर ना एक बैलेंस लिखें, मतलब इतनी, अगर आप वाकई स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो आप थोड़ी वो लिख दें। ये ना लिखे कि मैं 5 बार डबियाँ जो है ना वो पी जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, एग्जैजरेट नहीं करना किसी चीज़ को। हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट पर मंथ एंड वेयर डू यू स्पेंड। अच्छा, ये वाला जो है ना वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपसे ISSB में भी अक्सर पूछा जाता है और इंटरव्यू के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं कि आपकी पॉकेट मनी जो है ना वो कितनी मिलती है और आप उसको खर्च कहाँ पर करते हैं। अच्छा, आप लोग सारे कॉलेज से निकल के आए होते हो, तो मैं आपको बेस्ट आंसर यही कहूँगा कि आपको कि जो मिसाल के तो मुझे 10,000 पर मंथ मिलते हैं, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग अलाउंसेस के अंदर, अपना लंच वगैरह कॉलेज के अंदर कर लेता हूँ, और सम टाइम आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। आपने ये लिख दो, ये नहीं कहना कि भाई मैं थिएटर के अंदर चला जाता हूँ, मैं अल्फला जो लाहौर है वहाँ पर चला जाता हूँ वो देखने के लिए, ये जो स्टेट ड्रामा है, मैं सिनेमा हाउसेस के अंदर बड़ा जाता हूँ, मैं मूवीज़ बड़ी देखती, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी। आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लिखनी है आपने, ठीक है। मैंने कॉलेज के बारे में आपको लिख दिया तो आप लिख सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि मेरी पॉकेट मनी नहीं, मैं खुद अर्न करता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो कि पॉकेट मनी नहीं, आप रीज़न लिख सकते हो कि जैसे मैं हूँ, मैं और मेरे भाई जो हैं वो पॉकेट मनी नहीं रिसीव करते, हम जो है वो अपना अर्न करते हैं, और हम कहाँ स्पेंड करते हैं ये भी जो है ना वो आप अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के बारे में जो है ना वो मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी ये फाइनेंशियली तौर पर। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम स्टैमरिंग और द स्पीच प्रॉब्लम, अगर आपका कहीं तोतलापन या इस तरह का ठहर ठहर के स्टैमरिंग ये वाला स्पीच प्रॉब्लम है तो आप लिख दें। मैं वैसे इसको नो लिखूँगा, आप मेरी जो है ना वो कॉन्वर्सेशन चेक कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन ही होगी एक तरह की। इज़ एनी ऑफ़ योर पेरेंट डिवोर्स सेपरेटेडली मैरिड, मतलब आपके पेरेंट है अगर डिवोर्स हुआ है, सेपरेटेड है, या दोबारा जो है ना वो शादी की है, तो फिर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे, मतलब यस और आगे से थोड़ी सी डिटेल। तो ये जी हो गया हमारा फॉर्म, और ये आपने फिल नहीं करना, ये आपके रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको सारा फॉर्म जो है ना वो जी फिल करके दिखाया है। आई होप आप जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी जिसके बारे में कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है। आपने इस फॉर्म की करा लेनी है फ़ोटो कॉपीज़, घर बैठ के उसको फिल करना है, और पेड कोर्स के अंदर हम ये फॉर्म आपसे फिल करवाने के बाद चेक करेंगे, चेक करने के बाद बताएंगे कि आपने ये चीज़ें सही फिल की हैं या नहीं की,
कि आपकी पर्सनैलिटी से ये चीज़ें मैच भी कर रही हैं ये सारा कुछ या नहीं, तो फिर ये आपको पेड कोर्स के अंदर सारी रहनुमाई की जाएगी। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।